नमस्कार दोस्तों, हम अपनी पॉलिटी की सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इस बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 1934 में एम.एन. रॉय, जो हमारे देश के महान कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, उन्होंने डिमांड रखी कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद बातें आगे बढ़ी, पूरी पहल चल रही थी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। एम.एन. रॉय की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, एक साल के बाद कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 1940 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है, जिसको अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया। और उस 2 साल के बाद क्रिप्स प्रपोजल आता है, जिसको मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि क्रिप्स प्रपोजल को आईएनसी ने एक्सेप्ट किया था या मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था या नहीं किया था। तो मुस्लिम लीग ने 1942 में जो क्रिप्स प्रपोजल आता है उसको रिजेक्ट कर दिया था। और उससे पहले जो आपका अगस्त ऑफर 1940 में आता, अगस्त ऑफर क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि अगस्त ऑफर के नाम से जाना गया। तो स्टार्टिंग में होता है 1934, एम.एन. रॉय, कम्युनिस्ट लीडर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर, बात रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। 1940 अगस्त ऑफर, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। 1942 क्रिप्स प्रपोजल लॉर्ड क्रिप्स के द्वारा आता है, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। चले यहां तक, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाता है कि बनाएगा कौन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। ये होता है आपका नवंबर 1946 के अराउंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाता है। फिर इसके बाद कमिटीज बनती हैं और उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है उसकी जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसी बीच में पाकिस्तान मूवमेंट वगैरह भी चल रहा होता है, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद परमानेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट करे जाते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर 1947 का एक इंडिपेंडेंट एक्ट आता है, जिसके तहत 2-3 प्रपोजल पास होते हैं। पहला तो ये कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इसमें इंडियंस जो चाहें अपने कानून को, जो लॉ पुराने ब्रिटिशर्स के चल रहे हैं, जिनको चाहें वो रखें, जिनको चाहें वो हटाएं, जो भी अच्छा लगेगा वो ये रखें। पूरी सॉवरेन बॉडी बनाने की पूरी अथॉरिटी मिल जाती है इंडियंस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जो 2 बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। लेजिस्लेटिव चेयरमैन जो होते हैं जीवी मावलांकर करके एक हुआ करते थे, वो होते हैं। इनका नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, हु वाज द लेजिस्लेटिव चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो लेजिस्लेटिव जो चेयरमैन होते हैं जीवी मावलांकर होते हैं। और इसी असेंबली के द्वारा जुलाई 22, 1947 को हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जाता है इसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। और इसमें कई सारी कमिटीज बनती हैं। सबसे मेन कमेटी होती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होते हैं, जिनके ऊपर ड्राफ्ट करने का पूरा उनको जिम्मेदारी दी जाती है। और एक नाम और है, याद रखिएगा, इसमें कैलीग्राफर का नाम पूछा जाता है कि हाथ से लिखा किसने था। वो रास बिहारी रायजादा करके एक पर्सन थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में हेल्प करी थी। ड्राफ्ट करने का पूरा काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का हुआ करता था। और जो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। और अभी तो 400 के प्लस आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट हैं। उस समय इतने ही हुआ करते थे।
सॉरी, अभी अभी जो है हमारे पास 465 के आसपास 465 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो 395 के आसपास आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। तो अभी काफ़ी कुछ अमेंडमेंट होता रहता है, आर्टिकल घटते बढ़ते रहते हैं क्योंकि अमेंडमेंट जैसे जैसे आते हैं पुराने अमेंड करते हैं या फिर नए आर्टिकल ऐड किए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 300A ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट के टाइम पे, जो प्रॉपर्टी वाला राइट था उसको हटाकर उधर शिफ्ट करा गया था। तो ऐसे ही ऐड करते रहते हैं। ये तो पूरी हो गई और इसको 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब 26 जनवरी को नेशनल लॉ डे के नाम से भी जानते हैं। और एक और इसमें इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और क्या, हाँ बस इतना ही है। आपको अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ल्ड का, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे मोटा, सबसे ज़्यादा आर्टिकल, सबसे ज़्यादा शेड्यूल, सबसे ज़्यादा पार्ट हमारे देश के संविधान में। और स्टार्टिंग में इतने नहीं थे, अब और बढ़ गए। स्टार्टिंग में केवल 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल और एक प्रीएम्बल, बस इतने ही थे। मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया जो 1935 का जो एक्ट था वहां से लिया गया है। और वेरियस सोर्सेज से अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से ली गई हैं। तो हमारी और हमने प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे। अमेरिका वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसका रीजन क्या था, जो हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे क्यों हमने प्रेसिडेंट वाला अडॉप्ट नहीं किया, या पार्लियामेंट वाले चैप्टर में भी देखेंगे कि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं अडॉप्ट करी। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका रीजन ये था कि हम लोग पहले से फैमिलियर थे जिस गवर्नमेंट को लेकर, तो अम्बेडकर जी ने सोचा कि वही रखा जाए जिसके लिए हम पहले से फैमिलियर हैं। और हमारा जो है संघवाद का ढांचा है, फेडरल गवर्नमेंट विद यूनिटरी बायस, मतलब स्टेट का मतलब कंट्री से ले रहा हूं मैं यहाँ पे। राज्य सरकार का रहेगा, अपना अपना अथॉरिटी रहेगी क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर भी है। यूनिटरी कैसे है कि उसके ऊपर कमांड यूनियन की भी रहेगी, इसीलिए लिस्ट सिस्टम है हमारी कंट्री में। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट इसको बोलते हैं, या फिर कंकरेंट लिस्ट। यूनियन जो होता है उसमें यूनियन लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाता है, लेकिन कंकरेंट में जो है स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी टाइम पे दोनों लॉ बना रहे हैं एक साथ में एक कानून पे, तो एप्लीकेबल यूनियन का किया जाएगा। इमरजेंसी केसेस में स्टेट लिस्ट का कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ यूनियन देखता है। तो हमारा जो संघवाद का ढांचा है वो यूनियन फेडरल है, यहाँ ना ही कंप्लीट फेडरेशन है ना ही कंप्लीट यूनियन है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो फेडरेशन ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें तो यूएस एक फेडरल स्टेट है, यूएस फेडरेशन है, आपका रशिया फेडरेशन है। तो ये फेडरेशन है, फेडरेशन में क्या होता है, आप जैसे हमारी सिंगल सिटीजनशिप है क्योंकि हम यूनियन ऑफ द स्टेट्स हैं, यूनियन फेडरल हैं, यूनिफेडरल। कंप्लीट फेडरेशन में क्या होता है, सपोज आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप यूपी, हरियाणा या बिहार किसी स्टेट से बिलोंग करते हो या राजस्थान से, तो आपकी वहां की एक अलग आइडेंटिटी होगी और वहां की सिटीजनशिप अलग होगी, सेंटर की सिटीजनशिप अलग होगी, जो कि अमेरिका में हमें खासतौर पे देखने को मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ एक ही सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम रखा गया है। और एक और फीचर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है, अमेंडमेंट आसानी से किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो आपको पहले लोकसभा में पास करवाना पड़ेगा एक्ट को, फिर राज्यसभा में पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद जब हमारा राष्ट्रपति जी साइन करेंगे उसके बाद जाके वो एक्ट बनेगा। कोई भी विधेयक, कानून तब तक नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति जी साइन नहीं कर देते। तो ये जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, वहाँ पे अगर अमेंडमेंट करना है तो बहुत सारे पंगे करने पड़ते हैं। ऐसे ही जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, वो मौखिक है, वहाँ पे अमेंडमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ की जुडिशरी सबसे पावरफुल है। पूरे वर्ल्ड में जितनी पावर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास है इतनी किसी के पास नहीं है। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही है, इसलिए इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया।
अब हम अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हम पार्ट थर्ड बोल सकते हैं। पार्ट थर्ड में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान के पार्ट थर्ड में आते हैं, जो फंडामेंटल राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट आर्टिकल 32 होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको बोलते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इस आर्टिकल को बोलते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है, विच आर्टिकल इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो आर्टिकल 2 है, इसको आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। इस आर्टिकल के तहत आपके अगर फंडामेंटल राइट, किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं अगर किसी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। साथ ही साथ अगर किसी लीगल राइट का भी हनन हो रहा है तो आप वहां जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट की बात करी जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, ज्यूरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट या फिर ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का बड़ा है। रिट पिटीशन जो पड़ती है, रिट के तहत ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट पे रिट पिटीशन डालती है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और भी अलग मामले देख सकता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बड़ा माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है। आर्टिकल 14 से 18 आपका राइट टू इक्वालिटी आता है। आर्टिकल 19 से 22 आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह आता है, फ्रीडम के राइट्स हैं। और फिर आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आते हैं, फिर आपका रिलीजन के राइट आते हैं, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं। आर्टिकल 32 आपका आ जाता है एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका अगला जो पार्ट है, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ की अगर हम बात करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, एक चीज और, फंडामेंटल राइट जो होते हैं जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं। ये जस्टिसेबल होते हैं और इनको अमेंड भी किया जा सकता है। हालांकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन हाँ, फंडामेंटल राइट में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये जस्टिसेबल इन नेचर हैं। और उसे क्या बोलते हैं, और अमेंडमेंट की बात करें, जो अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, एक आर्टिकल हुआ करता था हमारा फंडामेंटल राइट, उसको हटाकर लीगल राइट कर दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा चुके हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट अभी तक अमेंड किए गए हैं या नहीं, तो किए जा चुके हैं। जो पार्ट 4 है, उसमें हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमारा संविधान डायरेक्ट करता है, दिशा निर्देश जारी करता है स्टेट को, मतलब राज्य को नहीं, पर देश को। यहाँ स्टेट का, संविधान में स्टेट का मतलब देश होता है। जैसे हेड ऑफ द स्टेट हम बोलते हैं प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि आप इस दिशा निर्देश देते हैं कि आपको इस अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, वो अपने हिसाब से काम ले सकते हैं। जैसे आर्टिकल 44 हमारा बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि कोई भी रिलीजन नहीं है, रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए बीच में। अगर कोई जुडिशियल, अगर कोई इक्वालिटी की बात हो रही है, सारे रिलीजन बराबर हैं, एक जैसा कानून सबके लिए होना चाहिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भी फंसा हुआ है, अमित शाह जी लाने की बात कर रहे हैं। देखिए उसमें क्या होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करता है हमारा संविधान कि देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एवरी पर्सन। उससे क्या होगा, अगर कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, अगर वो डिवोर्स देता है या कुछ दूसरे ऐसे काम करता है, तो उसको वही सजा होगी जो हिंदू को होगी, वही मुसलमान को होगी, वही सिख को होगी, वही ईसाई को होगी, या उसी तरीके से उसका ट्रायल किया जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर रिलीजियस, बीच में रिलीजन आ जाता है, तो बोलते हैं कि कोई कहता है कि हमारे यहाँ ये प्रथा वैलिड है हमारे धर्म के अनुसार, कोई कहता है हमारे यहाँ प्रथा वैलिड है धर्म के अनुसार, तो बीच में रिलीजन आ जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद ये सारी चीजें हट जाएंगी। तो ये हमारा संविधान हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक अधिकार देता है, लेकिन वही बात है, ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। तो इन कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है कि स्टेट इनको फॉलो करे या ना करे। अगले पड़ाव पे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट की हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स हमने बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसको अमेरिका में जाना जाता है। चलो ये सब चीजें हम तब पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे होंगे। अभी हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगला पड़ाव है फंडामेंटल ड्यूटीज। सो
फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ उसके बाद हमारे स्वरण सिंह कमेटी एक बनी, उस कमेटी के तहत 44th अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई। उसके बाद एक 2002 में एक 86th अमेंडमेंट एक्ट और होता है, तो उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो है कंसेप्ट। 6 से 14 साल का जो 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन जो मिलती है उसको फंडामेंटल ड्यूटी में बनाया गया। स्टेट की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दे। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हम तभी डिस्कस कर लेंगे जब हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे। अभी तो हम यही देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, उसके सैलेंट फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और, हाँ, 42nd अमेंडमेंट में एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। वर्ड जो सेकुलर है ये हमारे संविधान में नहीं था, हमारे प्रियम्बल में नहीं था। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे सेकुलर वर्ड हमें जोड़ना पड़ा। क्यों नहीं था इसका भी मैं एक रीज़न बता देता हूँ। उस समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर थे, इनको लगा ही नहीं था कि लोग कम्युनलिज्म को लेकर लड़ेंगे, अपनी जाति धर्म के नाम पे लड़ाई करेंगे, दंगे करेंगे, क्योंकि उस टाइम सब एक हुआ करते थे, कोई हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अगर भगत सिंह ने भी जान दी थी, साथ में अशफाक उल्लाह खान ने भी दी थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने भी थी, तो ये सब लोग फांसी पे साथ में चढ़े थे। उस समय कोई हिंदू मुस्लिम कोई जातिवाद नहीं था, सबको देश में आज़ादी चाहिए थी अंग्रेजों से। लेकिन बाद में जब ये सारी समस्याएं बढ़ने लगी, लोग कम्युनल होने लगे, ऐसे लोग धर्म को लेकर राजनीति करने लगे, तो हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट होता है 42nd अमेंडमेंट, उसमें वर्ड जोड़ा जाता है इंटीग्रिटी और सेकुलरिज्म, ये सारे 2-3 वर्ड जोड़े गए उस टाइम पे। तो ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, अगर आपको क्वेश्चन कभी आता है, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। उसके बाद एक और अमेंडमेंट होता है 1989 में, 61st अमेंडमेंट एक्ट। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले जो हमारे संविधान में उम्र थी वोट डालने की आपकी, वो हुआ करती थी 21 ईयर्स, लेकिन उसको घटाकर 61st अमेंडमेंट के थ्रू 18 साल कर दिया गया, और 18 साल के बाद आपको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। और एक फीचर में, हाँ, सिटीजनशिप पे अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है। जैसे अमेरिका में मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग होती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक ही सिटीजनशिप होती है, जो कि यूनियन की सिटीजनशिप है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारी एक इंडियन सिटीजनशिप होती है। अगर हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, वो मैटर नहीं करता, आपके पास एक ही सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं, हाँ, हमारे संविधान में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज का जिक्र है। हंसी भी आती है इस टॉपिक को पढ़ाते हुए, क्योंकि आजकल जो चल रहा है कि बहुत एक कोट है वाई.वी. रेड्डी का, वो जब रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कि आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम सेइंग इट आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर। तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये थोड़ा मजाक हो गया बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडी का भी जिक्र है, जिन पे सरकार का कोई बस नहीं होगा। जैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारी आरबीआई इंडिपेंडेंट है, यूपीएससी इंडिपेंडेंट है, एसपीएससी इंडिपेंडेंट है, कैग इंडिपेंडेंट है, जो ऑडिटर जनरल होता है, सारी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है हमारे देश के अंदर। ये अपने दम पे फैसला ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगले प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं। एक फीचर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शानदार फीचर है, कभी कभी ज्यादातर इसका राजनीतिक फायदे के लिए लाभ भी लोग उठा लेते हैं, वो है इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे देश में 3 तरीके की इमरजेंसी होती हैं। नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, एक होती है स्टेट इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत आती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी आर्टिकल 360 के तहत आती है। स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो आर्टिकल 356 के तहत आता है, जिसको कई बार ये भी बोला जाता है कि पॉलिटिकली लगवाया गया है या कुछ ऐसा करके। तो ये 3 टाइप के हमारे संविधान में इमरजेंसी के प्रोविज़न भी रखे गए हैं। और हमारे यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, कहीं कहीं पे 1 टायर होता है, कहीं 2 टायर होता है। हमारी कंट्री में 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है। पहला तो यूनियन गवर्नमेंट हो गई, प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं,
पहला हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, और दूसरे जो यूनिटरी सिस्टम है, दूसरा सिस्टम हमारा स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम है जो कि सीएम साहब होते हैं। और एक सिस्टम में पहले नहीं था, ओरिजिनली तो नहीं था, लेकिन हाँ डीपीएसबी के जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने एक तरीके से एक इसका एक सिंबल दे दिया था कि देयर शुड बी अ पंचायती राज सिस्टम, जो कि 1992 में आया। पंचायती राज एक्ट के तहत 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई, जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। राजीव गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी उस टाइम पे ये निकल के आया। हालांकि इसकी सीढ़ियां पहले ही बता दी गई थी गांधीयन प्रिंसिपल के तहत, लेकिन बाद में ऐड किया गया। तो हमारी कंट्री में अभी तीन टाइप के गवर्नमेंट का थ्री टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपका म्यूनिसिपैलिटी आती है, म्यूनिसिपल कमिश्नर वगैरह जो होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी जो होती है, और आपका ये पंचायती राज सिस्टम आता है जो पंचायत वगैरह होती हैं। और उसे क्या बोलते हैं, इसको शेड्यूल 12 में रखा गया, शेड्यूल 12 में रखा गया। पंचायती राज जो था इसको शेड्यूल 12 में रखा गया। अब बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर पढ़ रहे थे, इसका आखिरी पड़ाव जो है, आखिरी पड़ाव है आपका क्रिटिसिज्म। हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होना लाजमी है। वैसे पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबको अधिकार है। कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन वो कहीं निर्दोष ना फंस जाए, इसके लिए हमारे देश में ट्रायल की सुविधा है। हर एक इंसान को हम ट्रायल की सुविधा देते हैं, चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, कितना हरामी हो, कितना शरीफ हो, कैसा भी हो। हमारे संविधान की पूरी कोशिश रहती है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है कि ये कॉपीड है, 1935 का जो एक्ट है उससे कॉपीड है। तो हाँ, ये सच है कि बहुत सारी चीज़ें, इसको डिफेंड करते हुए अम्बेडकर साहब कहते हैं कि हाँ ये सच है, बहुत सारी चीज़ें मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से ली, लेकिन वो चीज़ें ली हैं स्पेशली जो इंडिया के कंटेक्स्ट में आगे चल के लाभप्रद होंगी, जो क्योंकि हम ब्रिटिशर्स कानून से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। तो उस टाइम पे जो अच्छे कानून थे, जो ठीक कानून थे, उनको अमेंड करके अपने इंडियन तरीके से लिया गया। दूसरा एक आरोप लगता है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, थोड़ा अमेरिका से उठा लिया, थोड़ा ईरान से, ईरान कह रहा हूँ, थोड़ा अमेरिका से ले लिया, थोड़ा आयरलैंड से ले लिया, थोड़ा रशिया से ले लिया, थोड़ा अफ्रीका से ले लिया, थोड़ा जापान से ले लिया, कहीं कहीं से थोड़ा कनाडा से ले लिया, तो थोड़ा ब्रिटेन से ले लिया, थोड़ा एक्ट से ले लिया। तो ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लिखा ही क्या है तुमने। तो ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी 100% सच नहीं है। हाँ, दूसरे देशों से बहुत सारे कानून लिए गए हैं, लेकिन उनको इंडियन कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर थे, उन्होंने अंबेडकर साहब ने उनको डायरेक्टली नहीं उठा के उसमें डाला है, उसको इंडिया के कंटेक्स्ट में कन्वर्ट करके इंडिया के हिसाब से जो सही हैं, यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से जो सही हैं, तो उस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करे गए हैं। तो इसका ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल कंप्लीटली बोरोड है। एक आरोप और लगता है एंटी इंडिया, कि जो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि ये इंडियन तो इन्होंने कुछ लिया ही नहीं, ये तो सब कुछ विदेश से उठा के ले आए, विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी कर दिया है। तो ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंटी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि जैसे कि अंबेडकर जी ने बाहर के जो विचार थे उनको पढ़ा, जाना, समझा, फिर वो इंडिया में कैसे सही हैं ये विचार किया, उसके बाद इंडिया के कंटेक्स्ट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बाद हमारा संविधान लिखा। तो संविधान बहुत इंटेलेक्चुअलिटी के तहत लिखा गया है, बहुत बुद्धिमानों के द्वारा लिखा गया है। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि ये एंटी इंडिया है, या कुछ लोग ये भी बोलते हैं एंटी गांधी है, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी गाँव का विकास उसको नहीं फॉलो करता। नहीं, तो अगर आप देखेंगे तो गांधीयन प्रिंसिपल भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। तो ये भी आरोप बिल्कुल गलत है। और एक आरोप और लगता है कि इसका साइज बहुत बड़ा है। तो उसका एक रीज़न है, साइज बड़ा होने का भी एक रीज़न है। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है, बड़ी टेरिटरी है, बड़ा देश है, और बहुत सारे उल्टे सीधे कानून पहले से थे, उनको कैसे हटाना है, इसलिए कई सारे कानून, नया देश आज़ाद हुआ था तो सब कुछ नया करना था, तो इसलिए पूरी तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेन तरीके से
तो हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ने, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा साइज में बड़ा है। और एक आरोप और लगता है जो कि बहुत हद तक मुझे कुछ, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन देखे, कुछ कुछ सही भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय लॉयर एंड मेड फॉर लॉयर्स एंड पैराडाइज ऑफ लॉयर, ऐसा करके आरोप लगते हैं कि ये वकीलों के लिए संविधान है। तो यार देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी लॉ तो होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ एक लॉयर के द्वारा लिखा भी गया है, लेकिन अगर कानून में कानूनी भाषा नहीं होगी तो फिर क्या होगा। हाँ लॉयर्स के लिए बहुत प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं, लेकिन हाँ कानून में कानून की तो भाषा होगी, ये भी बात सच है। तो ये आरोप लगाना कि लॉयर्स के लिए ही पैराडाइज है, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कानून कानून की भाषा में ही लिखा जाएगा। अब कानून को हम मेडिकल की भाषा में नहीं लिख सकते। तो ये आपका सेलेंट फीचर था वाला चैप्टर था, और दो चैप्टर आज मैंने ख़त्म कर दिए। तीसरा चैप्टर अगर प्रियम्बल, अगला चैप्टर होगा प्रियम्बल को भी मैं ख़त्म करूँगा, आज ख़त्म करूँ या फिर अब आज अगर ख़त्म करूँगा तो वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा, अन्यथा मैं कल परसों में कल को इसको कंप्लीट कर दूंगा। वरना कोशिश पूरी यही रहेगी कि आज ही मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। तो आप लोग इस चैप्टर को इसको देखिए, एंजॉय करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और उन बच्चों के तक जरूर पहुँचाइए जिनकी समझ में इंग्लिश कम आती है, जो हिंदी मीडियम के गांव के छात्र हैं, जिनकी समझ में नहीं आता पॉलिटी कैसे पढ़ें। तो एटलीस्ट अगर उनको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, तो उनको कुछ हेल्प हो जाएगी। आपका एक योगदान किसी इंसान को महान बना सकता है। धन्यवाद।